बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ना इसकी फिजियोलॉजी देख लेते हैं, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मिनट। ये डायग्राम, ठीक है। एक मिनट बस, स्टार्ट करती हूँ, एक मिनट। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हमारे पास ना सबसे पहले जाता है कि नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी हमने देखनी है, ठीक है। जिसमें क्या आ जाएगा कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, क्या हमने ना स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नेफ्रॉन का आपको आइडिया हो तो हम किस तरह से देख रहे होते हैं कि ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक मिनट। हाँ, ये नेफ्रॉन अगर हम बना रहे हैं, पहले इसकी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ठीक है। एक पहले थिक आता है, फिर थिन आता है। फिर उसके बाद ना असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, देन फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और फिर उसके बाद आ जाती हैं इसके हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये होता है ना बेसिकली इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो हम इसमें क्या देखना है कि सबसे पहले हमें ना स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, वहां पे क्या क्या हो रहा है। फिर जो है थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले पे या थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले पे क्या हो रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में, ठीक है। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और उसके बाद ना कलेक्टिंग डक्ट्स आ जाएंगे। अब इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, ठीक है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लेवल पे क्या होता है कि आपको ये पिक्चर क्लियर नजर आ रही है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है कि प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के लेवल पे ना कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, हमने वो देखनी है, ठीक है। यहाँ पे ना एक तो होता है कि मतलब ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल का लेवल है, ठीक है। सेल्स पड़े हुए हैं उसके। और यहाँ पे हमारे पास बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आप साथ में अपनी बुक भी ओपन करें, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन जो कि टुवर्ड्स ब्लड लेके जा रही होती है, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स ब्लड। और उसके अलावा हमारे पास ये होती है एपिकल मेम्ब्रेन। एपिकल मेम्ब्रेन जो है ना, ये होती है टुवर्ड्स द हमारे पास यूरिन, ठीक है। बेसोलेटरल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स ब्लड एंड एपिकल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द यूरिन, जो है इसने करना है। अब हमने इसका मतलब ये है कि एक तो आपको वैसे ही पता हो कि एपिकल साइड वाली मेम्ब्रेन टुवर्ड्स यूरिन और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स ब्लड है। अब ये बताने का मकसद ये है कि अब इस तरह से ट्रांसपोर्ट का आपको अंदाजा होगा कि कौन से स्ट्रक्चर जो है जो ब्लड में जा रहे हैं वो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, और जो यूरिन में जा रहे हैं वो बॉडी से स्क्रीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, वो तो ऑलमोस्ट हर सेल में वैसे भी होता है, जिसने क्या करना होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम को बढ़ाना होता है और इंटू सेलुलर पोटेशियम अंदर लेके आना, तो 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन, इससे करानी होती है। एक नॉर्मली मतलब हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर पड़ा होता है, ये आपको ना हर जगह मिलेगा, हर सेल में मिलेगा, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ये आप हर जगह आपको नजर आ रहा होगा। उसके अलावा डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स क्या क्या हैं, अब हम वो देखते हैं। अब हमारे पास जो है ना अर्ली प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सोडियम और ग्लूकोज की को ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। सोडियम एंड ग्लूकोज इनकी हो रही है को ट्रांसपोर्ट, सोडियम भी अंदर जा रहा है और ग्लूकोज भी अंदर जा रहा है, ठीक है। यूरिन में जो जितना आप इस तरह से वो कर लें कि जो सोडियम और ग्लूकोज जो है ना, मतलब एट द एंड बच जाता है ना हमारी बॉडी में, वो दोबारा वापस रीअब्सॉर्ब होके प्रोक्सिमल कन्वर्टेड जो जिसकी रीअब्सॉर्प्शन रह जाती है इन केस, ठीक है, अपर बॉडी में से, तो वो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे लेवल पे आकर ना
यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है और वापस अंदर बॉडी में जाता है, ठीक है। सोडियम ये अंदर सेल्स में जाएगा, यहाँ से फिर ब्लड में आ रहा होगा। अब इसमें ये होता है, ये जो ट्रांसपोर्ट होती है ना सोडियम और ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट, जो है इस लेवल पे जो ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि डायबिटिक्स में ना अगर हम इस ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर दें, SGLT2 इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सोडियम जो है वो, सॉरी, ग्लूकोज जो है वो रिअब्सॉर्ब नहीं होगा, और उसका क्या हो जाएगा, ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया की वजह से क्या होगा कि हमारे पास बॉडी से ना ग्लूकोज जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे हमने डायबिटीज की ट्रीटमेंट भी देख ली कि SGLT2 इनहिबिटर जो है ना वो इस ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं, सोडियम एंड ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्ट होता है काउंटर ट्रांसपोर्टर, ठीक है। काउंटर ट्रांसपोर्टर में हमारे पास होता है सोडियम एंड H पॉजिटिव आयंस, जो कि सोडियम को अंदर लेके आ रहा है और H पॉजिटिव आयंस को बाहर लेके जा रहा है। असल में होना क्या है, आप ना अगर इन काउंटर ट्रांसपोर्ट ना एक बात अपने माइंड में रखें कि प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में ना मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होनी है सोडियम की, तो सोडियम की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह से होगी। एक तो ये इसका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, यहाँ से तो हो रही है, उसके अलावा कहाँ कैसे होगी। तो ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्टर्स आने चाहिए जो सोडियम को अंदर लेके जा रहे हो और किसी स्ट्रक्चर को या तो बाहर लेके जा रहे हो या उसके साथ अंदर लेके जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें हमने एक ट्रांसपोर्टर पढ़ लिया, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जो है ना सोडियम को भी अंदर लेके जा रहा है और ग्लूकोज को भी अंदर लेके जा रहा है। फिर सोडियम और हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर आ जाता है। सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर क्या करेगा कि सोडियम को अंदर लेके जाएगा और हाइड्रोजन आयन को बाहर लेके आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर वही होता है कि हाइड्रोजन आयन जो बाहर आया, बाहर कार्बोनेट आयन भी पड़े होते हैं, उनके साथ मिलेगा और ना कार्बोनिक एसिड बना के कार्बोनिक एसिड बना देगा। फिर उसके ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ने एक्ट करना होता है जो इसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अंदर जाते हैं, दोबारा से बाइकार्बोनेट बनाते हैं और कार्बोनेट मतलब अभी ये एक कार्बोनिक, अब कार्बोनिक एसिड का साइकिल देख लेते हैं। सोडियम वाली बातें हमने देख ली, ठीक है। सोडियम एक तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप था जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही थी, एक सोडियम ग्लूकोज हमारे पास जो है को ट्रांसपोर्ट थी जिसके थ्रू सोडियम जो है वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो रहा था। दूसरा हमने देख लिया सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट, उसमें भी सोडियम अंदर ही एब्जॉर्ब हो रहा था। अब जो है ना उसके बाद हमारे पास क्या जाता है कि ना बाइकार्बोनेट का क्या रोल है। अभी जो हाइड्रोजन आयन बाहर आए हैं ना हमारे पास, एक मैं इसको जरा मिटा दूं, अभी जो हाइड्रोजन आयन हमारे पास बाहर आए हैं ना इनका है कार्बोनेट आयन जो बाहर हमारे पास पड़े हुए हैं ना, तो उनमें हमारे पास क्या होगा कि उसके साथ मिलेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस का बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर इसने क्या किया। अब ये प्रॉपर एक साइकिल आपने देखना है ये वाला कि ये किस तरह से बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट आयन की ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये है भी इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोजन आयंस जो है कार्बोनेट आयन के साथ जाके मिलेंगे, कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। फिर ये कार्बोनिक एसिड जो है हमारे पास इसके ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एक्ट करेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है हाँ वो आगे इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ना फिर वो ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है, यूरिन से जाएंगे इसे प्रोक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल में, यहाँ पे इन पे फिर अदर। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम जो होता है ना ये प्रोक्सिमल जो कन्वर्टिव ट्यूब्यूल के जो सेल्स हैं, ठीक है, उन सेल्स में भी होता है और ये एपिकल मेम्ब्रेन पे भी होता है जहाँ पे यूरिन वाली साइड पे, ठीक है। तो अभी अंदर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेट क्या करेगा, इसको दोबारा से अभी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को HCO3 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। HCO3 से भी H पॉजिटिव आयन जो बना है वो वापस उसने उधर जाना है बाहर, सोडियम के साथ काउंटर ट्रांसपोर्ट करनी है, बाइकार्बोनेट आयन जो है सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट करके ब्लड में रिएब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये देखें आप सारी ट्रांसपोर्ट किस तरह से आपस में इंटरलिंक्ड है। अब ये कार्बोनिक एसिड बना, उससे बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव आयंस बने। H पॉजिटिव आयन ने एपिकल साइड पे सोडियम के साथ काउंटर ट्रांसपोर्ट की और वो जाके एब्जॉर्ब हो गया, वो जो है ना यूरिन में एक्सक्रीट हो गया और यहाँ से सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट की तो वो ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना अच्छा हम ऐसे करते हैं कि साथ साथ ना इसकी ड्रग्स भी देखते जाते हैं, उससे हमें ये होगा कि हमारी इसके साथ में फार्माकोलॉजी भी प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। और साथ में हम इसके फिर सिंड्रोम्स देख लेंगे तो इसकी मतलब जो है एक सिंड्रोम भी साथ में प्रिपेयर हो जाएंगे जो इस इन ट्यूब्स के लेवल पे जो इफेक्ट करा रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने ना ये पूरी ट्रांसपोर्ट देख ली, अब हमने ये देखना है कि इस ट्रांसपोर्ट को कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने SGLT2 इनहिबिटर पढ़ लिया ना, ठीक है। SGLT2 वाली बात हमने पढ़ ली कि ये डायबिटीज के लिए हम इसको यूज करें, एक ड्रग ये हो गई, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास, पहले हम ये देख लें एस्टाजोलामाइड।
एसिटाजोलामाइड जो है ना, इसने क्या करना होता है कि ये हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराता है, बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है अंदर बाहर स्पेसिफिकली, ठीक है। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट हो जाएगा तो ये H पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट मिलके कार्बोनिक एसिड नहीं बनाएंगे, और सारा वो जो साइकिल एक प्रॉपर मैंने आपको भी बताया वो साइकिल प्रॉपर नहीं होगा, और यूरिन के अंदर बाइकार्बोनेट आयन जो है वो एक्सक्रीट कर जाएगा, ठीक है, यूरिन के अंदर ये निकल जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, एस्टाजोलामाइड ने क्या किया, सो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को बेसिकली डिक्रीज करना होता है। इसी तरह से ना आप भी अपने पास नोट कर लें। हम देख लेते हैं एस्टाजोलामाइड जो है ना, इसने सोडियम की जो है वो इसने बाइकार्बोनेट आयन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करना है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करके। तो ये क्या करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसने करा दी, ठीक है। और एक तो इसका ये रोल हो गया। दूसरा ना सीएसएफ में भी ना ये बाइकार्बोनेट कार्बोनेट जो है ना उसकी एब्जॉर्प्शन को कम करता है, ठीक है। तो उसकी वजह, सॉरी सीएसएफ नहीं, इंट्राओकुलर प्रेशर, ठीक है। जो हमारे पास होता है ना आई के अंदर ना, क्योंकि इसको हम दे रहे होते हैं ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में। तो ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में इसका ऐसे रोल है कि ये हमारे पास क्या करता है कि बाइकार्बोनेट जो है ना उनकी रीएब्जॉर्प्शन को कम करता है, ठीक है। ओवरऑल ये डायरेसिस करा रहा होता है बाइकार्बोनेट आयन की, ठीक है। तो इसको इसलिए ग्लूकोमा में भी दे रहे होते हैं ताकि जो है ग्लूकोमा में ना जो इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो, ठीक है। तो उसकी वजह से हम उसमें एस्टेजोलामाइड डाला था। और दूसरा क्या है कि हमने ना मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गई है अगर किसी पेशेंट में, ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गई है, बाइकार्बोनेट आयन बहुत ज्यादा हो गए बॉडी। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का यही मतलब है ना, अभी हम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और एसिडोसिस भी देखेंगे। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का यही मतलब है कि बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर तो बाइकार्बोनेट आयन बहुत ज्यादा हो गए हैं तो उसकी वजह से हमने क्या करना है कि उसको ट्रीट करने के लिए भी एस्टाजोलामाइड दे रहे होते हैं, ठीक है। एस्टेजोलामाइड इसलिए भी आ गया। और उसके अलावा दूसरा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अलावा अगर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो ना, ठीक है, उसमें भी इसका यूज है कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की कंपनसेशन भी हमने ऐसे करनी होती है ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करके, ठीक है। तो ये क्या करा रहा है बेसिकली, मेटाबॉलिक, तो ऐसे जिसमें हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस करानी हो तो उनमें हम देते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब ये कब कब यूजफुल होगा, जब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गई है, ऑलरेडी ऑलरेडी बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं कि उनको डायरेसिस कराई जा सके, या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गई जिसमें ना जिसकी कंपनसेटरी इफेक्ट अभी हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या होती है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या होती है। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंपनसेशन में भी हमने यही कराना होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा देनी होती है, ताकि जो है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की सॉरी ट्रीटमेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा के उसको कंपनसेट करा रहे होते हैं। तो ये इसके जो हो गए हमारे पास यूजेज आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एस्टाजोलामाइड। एस्टाजोलामाइड में हमने ये देख लिया कि यूरिन को अल्कलिनाइज कर रहा है बाइकार्बोनेट आयन को स्क्रीट करके, ठीक है। बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट कह लें, उसकी ये डायरेसिस करा रहा है। ये ग्लूकोमा में भी हम इसको देते हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में देते हैं, और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में देते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद फिर हमारे पास क्या देता है इसका ना साइड इफेक्ट, इसकी मतलब साइड इफेक्ट्स में फिर यही होता है कि आगे हमारे पास ये वो करा रहा है। एक तो ये करा रहा है ना मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, अगर वो एसिडोसिस जो ये करा रहा है अगर वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक इसका साइड इफेक्ट आ जाता है। दूसरा जो है ना हमारे पास ये अभी आप नोट कर लें ये पॉइंट कि ये प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कराता है, जिसे टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन करी हूँ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2। यहाँ हमने रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस अभी देखनी है। तो उसमें एस्टाजोलामाइड जो है ना टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस भी करा रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर तीसरी जो यहाँ पे ड्रग है वो है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करना था हमारे पास, ये जो है ना सोडियम और जो उसकी हाइड्रोजन आयंस की काउंटर ट्रांसपोर्ट है ना, इसको ऑगमेंट करता है, ठीक है।